कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने एक अहम ब्लॉग लिखा है जिसके मुताबिक इस संकट के दौरान राज्य और केंद्र के बीच बहुत अच्छा तालमेल था, जिस वजह से न केवल इस संकट का मुकाबला किया गया बल्कि आर्थिक संकट से भी निपटने में इस समन्वय ने बहुत बड़ी मदद की। देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर चुका है। चुनौतियों और मुसीबतों से भरे इस दौर के बीच तीसरी लहर से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। इसी मुश्किल वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ब्लॉग बहुत सारी कहानियां कहता है। अपने ब्लॉग में कोरोना काल की दुश्वारियों और उससे उबरने की नीतियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, कोविड महामारी के साथ साथ दुनिया भर की सरकारों को अपनी नीति बनाने में नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत अपवाद नहीं है। जन कल्याण के लिए रिसोर्स तैयार करना और उसे आगे बढ़ाना हमारे लिए भी बड़ी चुनौती है। जब दुनिया भर में वित्तीय संकट छाया हुआ तब भारत के राज्यों ने अपने कोषों में अतिरिक्त 1.06 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। ये बढ़ोतरी संभव हुई केंद्र और राज्यों की भागीदारी की नीति अपनाने से। जब हमने कोविड से जंग शुरू की थी तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हर मॉडल पर एक साइज फिट हो जाने वाले पुराने फॉर्मूले पर नहीं चलेंगे। हमें अपने फेडरल सिस्टम पर भरोसा था, इसलिए हम केंद्र राज्यों की भागीदारी की पॉलिसी पर चले। हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए ये भी समझाने की कोशिश की कि कैसे कोरोना की पहली लहर के दौरान जारी किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को राज्यों ने सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल किया। 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत राज्यों को ज्यादा पैसा लेने की इजाजत दी गई थी। राज्यों को इंसेंटिव दिए गए ताकि वो रिफॉर्म की प्रक्रिया पर चलें। ये बड़ी उत्साहजनक बात है कि राज्यों ने भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने वाली नीति अपनाई ताकि उन्हें अतिरिक्त फंड मिलते रहें। ये उस दलील के बिल्कुल विपरीत थी कि मजबूत आर्थिक नीतियों को अपनाने वाले कम ही होते हैं। अपने ब्लॉग में पीएम ने कई अहम बातों का जिक्र किया है। उसके मुताबिक जब ये संकट आया तो नीति निर्माताओं के सामने, जो कि दुनिया भर में थे, चुनौती थी कि कैसे संसाधन जुटाए जा सकें और अर्थव्यवस्था स्थिर की जा सके। और राज्य और केंद्र की भागीदारी की वजह से ही ऐसा हुआ कि संसाधन की कमी नहीं आई और स्थिति को बेहतर तरीके से निपटा जा सका। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने 4 सुधारों पर भी जोर दिया। पहला सुधार, सभी राशन कार्ड परिवार के सदस्यों की आधार संख्या के साथ लिंक हों। राशन की सभी दुकानों के पास इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस हो। दूसरा सुधार, बिजनेस को सुगमता की ओर बढ़ाया जाए। व्यापार से संबंधित लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया आसान हो। तीसरा सुधार, राज्यों को प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर और सीवरेज चार्ज की न्यूनतम दरों को नोटिफाई करना। शहरी इलाकों में स्टैंप ड्यूटी गाइडलाइन अधिसूचित करना। चौथा सुधार, किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर होना। राज्य के किसी एक जिले में इसे पायलट आधार पर लागू करना। पीएम मोदी का ये ब्लॉग उस वक्त सामने आया है जब दूसरी लहर भारत में खत्म हो चुकी है। उसके बाद की स्थिति से उबरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और लोग तैयार हो रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि इस संकट का सामना तभी किया जा सकता है जब सकारात्मकता का माहौल बने और 130 करोड़ जनता देश की एक साथ खड़ी हो। दुनिया के कई हिस्सों के लिए परेशानी का सबब बन चुके कोरोना वायरस के नए रूप ने भारत में दस्तक दे दी है। दूसरी लहर के बीच कोरोना के नए रूप यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भारत के 3 राज्यों में दस्तक दी है, जहां 29 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कमजोर हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल कर डराना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए रूप को डेल्टा प्लस नाम दिया गया है, जिसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों के लिए परेशानी की वजह बन चुका डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 29 मरीज मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मिले हैं।
आंकड़ों के मुताबिक रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2 और सिंधुदुर्ग, ठाणे और पालगढ़ जिले में एक मरीज मिले हैं। यानी महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज मिल चुके हैं। बदलते वक्त के साथ महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना जांच सैंपल्स की जीनोम स्ट्रक्चरिंग कराने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हर जिले से 100 सैंपल लिए जा रहे हैं। 15 मई से अब तक 7,500 सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, जिनमें से 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट के हैं। कोरोना के इस नए खतरनाक रूप डेल्टा प्लस का पहला मरीज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिला था। भोपाल में 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से अब तक मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के 5 मरीज मिल चुके हैं। डेल्टा प्लस से पहले तो एक आया था, बाद में और आए थे, ऐसे करीब 5 केस आए थे और 4 जो हैं स्वस्थ हैं और जो एक की डेथ हुई है। जो 4 हैं उन्होंने वैक्सीन पूरी लगवा चुके थे। कोरोना के इस नए रूप ने दक्षिण के राज्य केरल में भी दस्तक दे दी है। केरल के 2 जिले पलक्कड़ और पथनमथिट्टा से जमा किए गए सैंपल से डेल्टा प्लस वेरिएंट के कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। पथनमथिट्टा में एक 4 साल का बच्चा डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज मिला। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैलने वाला पाया गया था। अब इसके डेल्टा प्लस में बदलने से दुनिया भर में इसे लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। ये कितनी तेजी से फैलता है, अभी इसकी जांच की जा रही है। The whole situation is so dynamic because of the variants that are now circulating, and as you said, the Delta variant is well on its way to becoming the dominant variant globally because of its significantly increased transmissibility. भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस रूप जिन लोगों में मिला है, उनमें से कुछ ने वैक्सीन की 1 या 2 खुराक ले ली थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से इनमें से ज्यादातर की हालत खराब नहीं हुई। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक कोरोना के इस नए म्यूटेशन को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ये भी तय है कि हर म्यूटेशन खतरनाक नहीं होता है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है कि ये नया वेरिएंट क्या वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। अल्फा के बाद डेल्टा और अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और ये एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादी का विवाद संसद की दहलीज पर पहुंच गया है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने उन पर अपनी शादी को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि नुसरत जहां ने जहां अपने मतदाताओं को धोखा दिया है, साथ ही संसद की गरिमा को भी धूमिल किया है। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की यही वो चिट्ठी है जिसमें नुसरत जहां की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। ये चिट्ठी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लिखी गई है। इस चिट्ठी में नुसरत पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शादी के मुद्दे पर अपने मतदाताओं को धोखे में रखा है। इससे संसद की गरिमा धूमिल हुई। इसलिए इस मामले की जांच संसद की एथिक्स कमेटी को भेजकर करवानी चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। शपथ में भी अपना पूरा नाम नुसरत जहां नूरी जैन कह करके शपथ लिया था। अब वो अपने उस शादी को खंडन कर रही हैं कि उनकी वो शादी वैलिड है ही नहीं। वहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी होगा अनैतिक कार्य वहाँ पर नहीं हो सकता है और उसका मैं विरोध करती हूँ। लोकसभा अध्यक्ष को भेजी चिट्ठी में संघमित्रा मौर्य ने कहा कि नुसरत ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ के दौरान अपने नाम का उच्चारण नुसरत जहां रूही जैन के तौर पर किया था। लोकसभा की वेबसाइट पर नुसरत जहां के पति का नाम निखिल जैन लिखा है। अपनी चिट्ठी में संघमित्रा मौर्य ने संसद में पहले दिन नुसरत का दुल्हन की तरह तैयार होकर आने का और उनकी शादी के रिसेप्शन में ममता बनर्जी का आने का जिक्र किया है। इस पूरे विवाद को मौका नुसरत के बयान नहीं दिया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने निखिल जैन के साथ अपनी शादी को अमान्य करार दिया और अपने पति पर सनसनीखेज कई आरोप लगाए। तब नुसरत ने दावा किया था कि चूंकि उनकी शादी विदेशी धरती पर तुर्की में हुई, इसलिए इस शादी के कोई मायने ही नहीं है। चूंकि 2 अलग अलग धर्म को मानने वालों के बीच शादी हुई, इसलिए भारत में विशेष विवाह अधिनियम के तहत इसे रजिस्टर कराना जरूरी था, जो नहीं हुआ। कानून के मुताबिक ये विवाह नहीं बल्कि एक रिश्ता या लिव इन रिलेशनशिप है, जिसमें तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्या आपको लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? वो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो एकदम पर्सनल मैटर है और अगर ये पर्सनल खाता खुल जाए तो बहुत दल के बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग वो हमारा टेस्ट नहीं है।
बांग्ला फिल्मों में अभिनय से संसद तक का सफर करने वाली नुसरत ने जब 25 जून 2019 को संसद की सदस्यता की शपथ ली थी तो वहां उन्होंने अपना पूरा नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था, जिसे कुछ दिन पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया था। नुसरत की शादी शुरुआत से ही विवादों में रही है। निखिल जैन से शादी के बाद बंगाल के मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा निकाला था। साथ ही संसद में सिंदूर लगाकर पहुंचने पर भी विवाद हुआ था। संघमित्रा का कहना है कि नुसरत के निजी जीवन में किसी को झांकना नहीं चाहिए, लेकिन संघमित्रा के मुताबिक नुसरत के हाल के बयानों से ऐसा लगता है कि उन्होंने संसद को जानबूझकर गलत जानकारी दी है और अपने मतदाताओं को भी, इसलिए उन्होंने इसे मुद्दा बनाया है। हालांकि नुसरत ने सोशल मीडिया से अपनी शादी की तस्वीरों को डिलीट कर दिया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमपी पुलिस ने गजब कर दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले को सुरक्षा देने की बजाय मध्य प्रदेश के 2 जिलों की पुलिस की हैरान करने वाली लापरवाही सामने आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फॉलो करने की जगह ग्वालियर पुलिस की टीम 7 किलोमीटर तक किसी और की गाड़ी के पीछे घूमती रही। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब जाकर पता चला कि सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है। सिंधिया के काफिले की सुरक्षा में चूक को लेकर पुलिस के 2 जिलों की पुलिस के 14 जवानों को सस्पेंड किया गया है। एमपी में मुरैना और ग्वालियर पुलिस हैरान है। आखिर 2 जिलों की पुलिस से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? कैसे 2 जिलों की पुलिस सिंधिया की सुरक्षा में चूक गई? ये घटना उस वक्त की है जब एमपी की सियासत का बड़ा चेहरा और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत के लिए दिल्ली से ग्वालियर जा रहे थे। एमपी में मुरैना की सीमा पर उनके लिए एक एस्कॉर्ट गाड़ी तैनात की गई, जिसका जिम्मा सिंधिया को अपनी सुरक्षा में ग्वालियर तक पहुंचाना था और वहां से ग्वालियर की पुलिस को सिंधिया के काफिले को सुरक्षा कवर देना था। दिल्ली से चलने के बाद हाईवे पर सिंधिया को हर जिले में पुलिस पायलट मिलता रहा। एमपी में मुरैना की सीमा में एंट्री करते ही मुरैना की पायलट टीम ने सिंधिया की कार के आगे चलना शुरू किया। अपनी सीमा में पुरानी छावनी के निरावली पॉइंट तक मुरैना की पुलिस टीम सिंधिया के साथ आई, जहां ग्वालियर पुलिस की टीम पायलट और फॉलो वाहन के साथ तैयार थी। लेकिन यहां दोनों जिलों की पुलिस टीमों के बीच में तालमेल नहीं हो पाया। इसी दौरान सिंधिया के काफिले के वक्त हाईवे से एक सफेद रंग की कार गुजरी। ग्वालियर पुलिस की टीम उसी कार को सिंधिया की कार समझकर पायलट करने लगी। कुछ देर बाद पुलिस अफसरों को गलती का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त तक राज्यसभा सांसद सिंधिया की कार काफी आगे निकल चुकी थी। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर पुलिस की एस्कॉर्ट टीम का ड्राइवर सिंधिया की कार जैसी दिखने वाली दूसरी कार को देखकर कंफ्यूज हो गया और वो उसी कार का पीछा करने लगा। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता तब तक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार 7 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। इस दौरान कोई अनहोनी भी हो सकती थी, मगर ड्राइवर को अपनी गलती के एहसास होने तक सिंधिया 7 किलोमीटर अपने काफिले के साथ आगे निकल चुके थे। ग्वालियर जिले की सीमा में पुरानी छावनी थाना के निरावली गांव से हजीरा चौराहा तक सिंधिया की कार बिना सुरक्षा और पायलटिंग वाहन के चलती रही। सिंधिया ने रात में करीब 7 किलोमीटर का सफर बिना सुरक्षा के किया। जब सिंधिया की गाड़ी हजीरा थाना के सामने से गुजरी तो टीआई आलोक सिंह परिहार की नजर पड़ी। सिंधिया की गाड़ी को अकेला देख टीआई ने फौरन अपने दस्ते के साथ सुरक्षा दी। उसने खुद आगे आगे चलते हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जयविलास पैलेस तक पहुंचाया। जबकि मुरैना और ग्वालियर पुलिस के बीच आपसी तालमेल ठीक नहीं था, इसीलिए सिंधिया की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हुई। इस मामले में सरकार ने मुरैना जिले के 9 पुलिसकर्मी और ग्वालियर के 5 पुलिसकर्मियों समेत कुल 14 लोगों को निलंबित कर दिया, जिसमें 5 दारोगा शामिल हैं। ग्वालियर में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें एक निरीक्षक स्तर के, 2 उप निरीक्षक स्तर के और 3 आरक्षक हैं। ये माननीय सिंधिया जी मुरैना से आ रहे थे, तो मुरैना में भी कुछ समस्या आई थी, जिसके कारण वहाँ भी कुछ पुलिसकर्मियों पे दंडात्मक कार्रवाई की गई। सिंधिया के एमपी की सीमा में दाखिल होते ही मुरैना और ग्वालियर दोनों पुलिस को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन आरोप है कि दोनों जिलों की पुलिस टीमों ने आपस में बातचीत नहीं की और तालमेल से काम नहीं किया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक चौंकाने वाली है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सिंधिया रात के अंधेरे में सफर कर रहे थे और ऐसे में किसी हादसे या अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। गनीमत ये रही कि हाईवे पर तैनात एक थाना प्रभारी ने खुद ही मुस्तैदी के साथ सिंधिया के काफिले को एक फॉलोअप कवर दिया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया तो सुरक्षित ग्वालियर पहुंच गए, मगर इस पूरे घटनाक्रम में
मुरैना और ग्वालियर पुलिस की लापरवाही जमकर उजागर हो गई। क्या गुजरात के आसमान से पृथ्वी पर कोई मुसीबत आने वाली है? क्या एलियंस धरती पर आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एलियंस पृथ्वी पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो तब उठने शुरू हुए जब पश्चिम गुजरात के कुछ इलाकों में रात के अंधेरे में रोशनी चमकने लगी। इस रोशनी को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और वहां हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि आसमान में यूएफओ दिखाई दिया है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि आसमान में उठी इस रोशनी का सच क्या है? रात के अंधेरे में आसमान में अचानक एक कतार में कुछ रोशनी दिखाई देनी शुरू हुई तो लोग उसका वीडियो बनाने लगे। ये रोशनी एक कतार में कुछ देर चलती दिखाई देती तो कभी अचानक गायब हो जाती, कुछ ही सेकंड में कुछ दूरी पर ये फिर नजर आने लगती। कई बार तो रोशनी एक एक करके गायब होती और फिर एक एक करके वापस दिखने लगती। दावा किया गया कि ये रोशनी जूनागढ़, द्वारका और भयावदर समेत कई इलाकों में नजर आई। आसमान में चमकती इस लाल नारंगी रोशनी की असलियत क्या है? इन सवालों और लोगों के मन में उठती आशंकाओं के बीच लोग डरे सहमे हुए भी थे, क्योंकि दावा किया गया कि रोशनी एक जोरदार धमाके के साथ नजर आई थी। नजारा देखा, ऊपर लाइट भी जल रही थी और इतना धड़ाका हुआ रात को 9 बजे तो पूरे गांव में लोग डर गए थे और बाहर आ गए। कौन सा धड़ाका था, क्या था, कुछ पता नहीं है। ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा मेरी इतनी उम्र में, जो कोई मैं शंका नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है। पर वो ब्लास्ट ऐसा था कि इसमें लाइटें जल रही थी, 2 सेकंड लाइट रहती और 2 सेकंड चली जाती। 8-10 लाइट एक साथ में होती थी, तो ब्लास्ट का एक अद्भुत नज़ारा था। लोगों को डर सताने लगा कि कहीं ये उल्का पिंडों की बारिश तो नहीं। कुछ लोगों ने माना कि ये विदेशों के जरिए भेजे गए विशेष विमान तो नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि बादलों की वजह से स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं। तो वहीं लोगों ने यूएफओ देखने का भी दावा कर दिया। यही नहीं, ये सवाल भी उठे कि ये किसी आसमानी जंग का हिस्सा तो नहीं। इन सवालों के साथ आसमान में चमकने वाली रोशनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वैज्ञानिकों की भी इस पर नजर गई और तमाम आशंकाओं के जवाब भी मिलने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्का पिंडों की बारिश की आशंका सरासर गलत है, क्योंकि उल्का पिंड कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखते हैं और वो एक कतार में नहीं होते। सवाल नंबर 2, क्या ये विदेशी विमान की रोशनी है? तो ये आशंका भी गलत साबित हुई, क्योंकि एक कतार में एक साथ चलने वाले विदेशी विमानों के बारे में वायुसेना या सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। एक आशंका ये भी जताई गई कि घने बादलों की वजह से कई बार स्ट्रीट लाइट की चमक आसमान में दिखाई देती है। तो ये आशंका भी इसलिए गलत साबित हो गई क्योंकि जिस वक्त रोशनी दिखाई दी उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर आसमान में दिखी इस रहस्यमयी रोशनी का सच क्या है? क्या ये कोई यूएफओ था जो एलियंस के वजूद और उनकी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा था? हालांकि वैज्ञानिकों ने इस दावे को खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि आसमान में दिखी रोशनी के मुकाबले यूएफओ की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज होती है और ये ज्यादा देर के लिए दिखाई भी नहीं देती। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे स्पेस वॉर यानी आसमानी जंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये रोशनी उसी की वजह से थी। वैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया भर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक खास मुहिम शुरू की गई है, जिसमें कई प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं। लोगों को अच्छा नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए हजारों की संख्या में सैटेलाइट छोड़े गए हैं। लिहाजा ये लाइट उन्हीं सैटेलाइट से निकली होगी जो रात के वक्त अंतरिक्ष में सैटेलाइट के सोलर पैनल पर सूरज या चांद की रोशनी पड़ने की वजह से दिख रही होगी। इसमें क्या होता है कि ये स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, उसने पूरे विश्व को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ देने के लिए 10,000 सैटेलाइट्स आसमान में छोड़ने का प्लान किया है। इसी युद्ध में शामिल हो रही अमेजोन कंपनी और भी दूसरी कंपनी आ रही है, तो इसमें अभी उसने 1,000 वर्तमान में सैटेलाइट्स छोड़ दिए हैं आसमान के अंदर। तो ये सैटेलाइट्स चलते हैं 60 डिग्री पर रखे हुए, और ये जो 60 डिग्री सैटेलाइट्स है वो सूर्य क्योंकि नीचे धरती पर है 60 डिग्री होराइजन के नीचे, तो उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पर आ रहा है और उसके चलते सैटेलाइट चमक रही, उसकी सोलर पैनल चमक रही है, यहाँ चंद्रमा का प्रकाश चमक रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 48 घंटों में ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि आसमान में दिखी रोशनी की असल वजह क्या है। आसमान में यूएफओ देखने के दावे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं और यही वजह है कि एलियंस के वजूद और उनकी मौजूदगी का सच रिसर्च की मदद से तलाशा जा रहा है। गुजरात के आसमान में चंद मिनटों के लिए दिखी इस रोशनी ने घंटों तक लोगों के मन में डर बनाए रखा, जिसकी वजह से कई तरह की अफवाहों ने भी जन्म ले लिया। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि इस रोशनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है।
लेकिन इसके बावजूद ये रहस्यमयी रोशनी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।